है दोस्तों, पल्मोनरी एम्बोलिज्म यानी हार्ट से जो लंग्स में नली जाती है उसमें खून का थक्का जम जाता है ना, ब्लड क्लॉट हो जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। अब ऐसा होने से जो हार्ट से लंग्स में ब्लड जाना था ब्लड के शुद्धिकरण के लिए, वो नहीं जा पाता है, ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं हो पाता है और जितना ब्लड सर्कुलेशन में आना चाहिए वो नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से कई बार तुरंत मृत्यु भी हो सकती है। जिस तरह से हार्ट अटैक होता है, ब्रेन में स्ट्रोक होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक तरह से लंग्स की नली का क्लॉटिंग है। आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के कारण क्या होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। सबसे पहले बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के इंपॉर्टेंट कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवोकेटिव फैक्टर इसमें डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है, यानी कि पाँव की नली में अगर क्लॉट बन जाता है, पाँव में जो वेन्स होती हैं वो बड़ी बड़ी हाई कैपेसिटी वेसल्स होती हैं, ये कई बार इनमें ब्लड इकट्ठा होने लगता है, स्टैग्नेट हो जाता है, जिसकी वजह से इनमें कई बार क्लॉट बन जाता है या खून का थक्का बन जाता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिसमें क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है तो भी क्लॉट बन सकता है। पाँव में अगर चोट लग जाए तो ब्लड स्ट्रीम स्टैग्नेट हो सकता है तो भी क्लॉट बन सकता है, या कोई और ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वेन में कोई डैमेज हो गया या वेन को निकाला गया है या वेन का सर्कुलेशन कॉम्प्रोमाइज है, तो ये सारी चीज़ों में डीप वीनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। और ये पाँव की नली में बना हुआ क्लॉट जब वहाँ से सरकता है तो ब्लड फ्लो के बहाव में वो धीरे धीरे करके पेट की नली से होता हुआ राइट हार्ट में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है और राइट वेंट्रिकल से होता हुआ लंग्स की सर्कुलेशन में चला जाता है और लंग्स की नली को चोक कर देता है। इस प्रोसेस को पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं, यानी डीप वीनस थ्रोम्बोसिस सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से आदमी को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को पाँव की नली में सूजन है, पाँव काफ़ी फूल गया है, रेड हो गया है, दर्द हो रहा है पाँव में, तो ये इंपॉर्टेंट साइंस है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के। यदि ऐसे कोई साइन मिल रहे हैं तो वैसे व्यक्ति को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति लंबे समय तक अगर बेड पर पड़ा है, चाहे वो किसी स्ट्रोक की वजह से, किसी बीमारी की वजह से, किसी सर्जरी की वजह से, वो व्यक्ति को एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि वैसे व्यक्ति के पाँव में ब्लड स्टैग्नेट हो सकता है। कभी कभार लंबे ड्यूरेशन तक अगर आप फ्लाइट में एक जगह पर बैठे रहो तो वैसे केस में पाँव को ज़मीन से आप लटका के रखते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से पाँव में ब्लड इकट्ठा हो जाता है, बैठ जाता है, खून का थक्का बन जाता है, जिसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति की रिसेंटली कोई अगर सर्जरी हुई हो, खासकर पेट में, पेल्विस में, हिप्स में, लेग्स में कोई ऐसी सर्जरी हुई हो, तो वैसे लोगों की ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और वैसे लोगों में भी वेन्स में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। खासकर पाँव के आसपास अगर कोई सर्जरी हुई हो तो डीप वीनस थ्रोम्बोसिस होने का चांस बढ़ जाता है, जिससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा यदि किसी कोई ट्रॉमा या चोट लगी हो तो वैसे व्यक्ति में भी ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं और वैसे व्यक्ति को भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस होता है। कैंसर भी एक ऐसी बीमारी है जिससे ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। अलग अलग तरह के कैंसर, खासकर लंग्स का, पेट का, ओवरीज का, किडनी का, ये सारे कैंसर ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म होने का चांस बढ़ जाता है। मोटापा यानी ओबेसिटी भी एक रिस्क फैक्टर है। यदि कोई व्यक्ति मोटा है और उसका वजन अगर ज़्यादा है तो वैसे केसेस में मोटापे की वजह से जो वेन्स है उस पर प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से ब्लड नीचे स्टैग्नेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से एम्बोलिज्म होता है। तो मोटापा भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है एम्बोलिज्म होने का। इसी तरह से इसी तथ्य पर हम चलें तो प्रेगनेंसी भी एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भी माँ का पेट बढ़ जाता है। जो ग्रेविड यूट्रस यानी जो फीटस है जिसकी वजह से पेट पूरा बड़ा होता है, वो पाँव की नलियों को कंप्रेस करता है, पाँव की नली के ब्लड को स्टैग्नेट करता है, जिससे क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है। इसके अलावा कुछ हार्मोनल थेरेपीज़ है, जैसे किसी मेनोपॉजल वुमेन को हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही हो या बर्थ कंट्रोल के लिए किसी को एस्ट्रोजन वाली दवाइयाँ चल रही, तो ऐसे लोगों को भी हार्मोनल थेरेपी की वजह से क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। स्मोकिंग करने वाले व्यक्ति को भी एम्बोलिज्म हो सकता है, क्योंकि स्मोकिंग की वजह से नलियों का ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है, नलियों में क्लॉट फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ती है और ऐसे लोग को भी एम्बोलिज्म हो सकता है। कुछ और बीमारियाँ ऐसी है, जैसे कोई हार्ट की बीमारी है, कोई राइट हार्ट फेलियर की बीमारी है, लंग्स की कोई बीमारी है, बॉडी की कोई इन्फ्लेमेशन की बीमारी है, तो वैसे लोगों में भी क्लॉट बनने का टेंडेंसी बढ़ जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस या जो बॉडी की ऑटोइम्यून बीमारी है जिसमें भी ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ती है, वैसे लोगों को भी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने का चांस थोड़ा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा कुछ लोग को जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, जैसे फैक्टर 5 लेडेन म्यूटेशन, एंटीथ्रोम्बिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन CS डेफिशिएंसी, ये सारी चीज़ों की वजह से भी कई बार बॉडी की क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है और वैसे लोगों को भी कई बार पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है।
आज के टॉपिक में हमने बात करी पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के क्या इंपॉर्टेंट कारण है, क्या कारणों से लोगों को पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसका ट्रीटमेंट पैटर्न क्या है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में लॉन्ग टर्म क्या क्या थेरेपीज़ देनी पड़ती है, ये सारी ही चीज़ों पर हमने स्पेशल टॉपिक्स किए हैं। इन्हें ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी कुछ नया जानने को मिलेगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें और हमारा मनोबल बढ़ाते रहें। थैंक यू।